नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जो है 1949 तक भारत की आज़ादी तक कर लिए थे। आज उसके आगे की क्रम के बारे में हम जानेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में उन पे उनको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि हम लोग पढ़ लिए थे 1949 तक, तो उसी में कुछ बातें हैं 1947 के बाद, 49 तक नहीं 47 तक। तो 47 के बाद हम लोग देखेंगे 1947 में ही और जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। 1947 में दोस्तों हम बताए थे कि इसमें 3 जून 1947 की जो घटनाएं घटी थी, जिसको माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। इसी प्लान में जो है हम 3 बातों को बताए थे कि इसमें जो है 3 ऐसे देसी रियासत थे जिनको कि स्वतंत्र रहने का उन्होंने निर्णय लिया था। इसी क्रम में जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद और तीसरा था जम्मू कश्मीर। तो आपको पता होगा जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ ये गुजरात का इलाका है। इन्होंने जनमत संग्रह से जो है, जनमत संग्रह के आधार पर इसको भारत में मिलाया गया था। इसके बाद जो है हैदराबाद, हम बताए थे हैदराबाद हैदराबाद को जो है एक ऑपरेशन पोलो, जो पुलिस कार्रवाई थी, ऑपरेशन पोलो के आधार पर इसको मिलाया गया था। और एक जो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम पढ़े थे, जिसको कि विलय पत्र के आधार पर तत्कालीन वहां के जो प्रधानमंत्री थे हरि सिंह के कारण जो है ये मिलाया गया था। हरि सिंह के सहयोग से विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम इसी में और चीजें जो देखते थे उस बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। इसी में क्या देखेंगे हम, जम्मू कश्मीर के बाद 1947 में ही हम देखेंगे कि कैबिनेट जो उसमें जो सरकार का गठन किया गया था, जो हम पढ़े थे कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी आधार पर जो है भारत में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और ये मंत्रिमंडल जो है पहली बार, मंत्रिमंडल में आप याद रखेंगे कि जो तात्कालिक गवर्नर जनरल था जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वायसराय लॉज, ठीक है, वायसराय लॉज में ही इसमें प्रधानमंत्री फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू को जो है मनोनीत किया गया था। ठीक है दोस्तों, मनोनीत किया गया था देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। और इसमें एक बातें याद रखेंगे कि इसमें टोटल इस मंत्रिमंडल में जो है 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप जानेंगे कि इसमें जो है शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री जो है वो अबुल कलाम आजाद को दिया गया था। इसमें स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी कौर को दिया गया था, जिसका पूरा नाम राजकुमारी अमृता कौर था। इसके बाद इसमें कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। उद्योग मंत्री जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था। कृषि मंत्री जो है भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। इसमें और भी बहुत थे इसमें जो कि ये पद दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो थे वो हम आपको बताए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक चीज ये देखेंगे आप, वायसराय लॉज, मतलब जो राष्ट्रपति जो रहते थे वो पहले जो जगह कहलाता था उसका नाम वायसराय लॉज था। आप याद रखेंगे 1921, ठीक है, 1921 में जो है ये वायसराय लॉज जो है इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इसका जो है आधारशिला रखा गया था। बाद में इस वायसराय लॉज में रहने वाले पहले गवर्नर लॉर्ड इरविन थे, जो कि 1929 में ये तैयार हुआ था। ठीक है, 1929 में ये तैयार हुआ था और ये इसमें रहने वाले पहले गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं 1947 के बाद की घटनाओं को और देखते हैं हम कि क्या और घटनाएं घटी थी 1947 के बाद। याद रखेंगे आप 1948, ठीक है, 1948 की प्रथम घटना आप जानिए कि ये जब 1948 में 30 जनवरी 1948 को सुबह के 7 बजे बिड़ला मंदिर जो दिल्ली में है वहां पर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। बिड़ला मंदिर, ठीक है, बिड़ला मंदिर में गांधी जी की
हत्या की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। तो हम लोग जनवरी की कुछ घटनाएं हैं, इसको इसी जगह देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जितने भी जनवरी की घटनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। 9 जनवरी, 9 जनवरी को आपको पता होगा प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। ठीक है, हम बताए थे ये 2003 से भारत में मनाया जा रहा है। एल एम सिंधवी समिति, सिंधवी समिति, एल.एन. सिंधवी समिति ने इसकी सिफारिश की थी और भारत में 9 जनवरी 2003 से जो है ये जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पंडित ये जो है सॉरी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद रखेंगे 10 जनवरी, ये जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ साथ इसी जगह आप याद रखेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप याद रखेंगे इसी जगह 12 जनवरी, 12 जनवरी को याद रखेंगे युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसी जगह 12 अगस्त इसको अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पर हम लोग मनाते हैं। आपको पता होगा उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस, राष्ट्रीय सेना दिवस अभी हम लोग मनाए जस्ट, सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेना दिवस के बाद 23 जनवरी, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस जो है वो मनाते हैं, पराक्रम दिवस। आपको पता होगा पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग मनाते हैं हर साल 23 जनवरी को। ठीक है, और इसके बाद याद रखेंगे आप 24 जनवरी, 24 जनवरी को बालिका दिवस, बालिका दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे 25 जनवरी, 25 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे इसी जगह 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। और इस बार जो है भारत याद रखिएगा 73वां गणतंत्र दिवस 2022 में मनाएगा, 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र का मतलब होता है वैसा प्रशासक जो सर्वोच्च भारत देश में होता है, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि उसके वंशानुगत के द्वारा चुना जाता है, उसी का अर्थ होता है गणतंत्र। और ये गणतंत्र जो शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद रखिएगा 30 तारीख हम अभी तुरंत करा दिए कि शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की घटनाओं को देखते हैं। तो हम देख रहे थे अभी कि गांधी जी की हत्या जो है वो 1948 में जो है की गई थी 30 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा इसकी जो हत्या की गई थी वो जो है एक नाम था जिनका नाम था नारायण आमटे, नारायण आमटे, और एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों बता सकते हैं क्या नाम था? नारायण आमटे और जो है एक और नाम था नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे, नारायण आमटे और ये नाथूराम गोडसे
इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ याद रखिएगा, आजाद भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का पहला फांसी जो है ये सुनाया गया, इन्हीं को 1948 में ही फांसी दी गई। पहला फांसी जो है ये दिया गया आजाद भारत का 1948 में नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे को। और वो जो है ये जो सजा है ये आप याद रखिएगा अंबाला जेल, अंबाला जेल, अंबाला जेल में जो है ये फांसी दी गई थी। ठीक है, अंबाला जेल में जो है इन दोनों को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा गांधी जी की मृत्यु की जांच के लिए एक जो है आयोग भी बनाया गया जिसका नाम था जीवन लाल कपूर आयोग। ठीक है, जीवन लाल कपूर आयोग की गठन की गई थी जो कि 1966 में बना था। याद होगा आपको कि 1966 में ही हमारा चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, हरियाणा और पंजाब का जो राजधानी है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का जो चंडीगढ़ है उसको राजधानी के तौर पे ये दोनों अलग अलग रूप में 1966 में बना था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1948 की और घटनाओं को। 1948 में ही दोस्तों 47-48 में ही कह सकते हैं, 47-48 में ही पाकिस्तान जो है वो स्वतंत्र हुआ था। और पाकिस्तान के पहले पीएम जो बने थे वो लियाकत अली, लियाकत अली थे। ठीक है, लियाकत अली। यहाँ के गवर्नर जो थे फर्स्ट गवर्नर वो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखिएगा। और इसकी जो पहली राजधानी थी, राजधानी ये जो है कराची थी। ठीक है, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची जो कि 1947 से 1950 तक रहा था। ठीक है, 1947 से 1950 तक कराची रहा था। इसके बाद जो है आप याद रखिएगा सेकेंड राजधानी जो है वो रावलपिंडी, रावलपिंडी रहा 1950 से 1960 तक। ठीक है, 1960 तक जो है ये रावलपिंडी रही। और रावलपिंडी से इस्लामाबाद थर्ड जो है वो इस्लामाबाद जो है 1960 से अभी तक ये राजधानी जो है पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। ठीक है दोस्तों, ये 1960 से है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की घटनाओं को देखते हैं। दोस्तों 1948 में ही आपको पता होगा, 1948 में ही भारत में पहला बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया जिसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जिसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर ये जो है कलकत्ता था। ठीक है, हेडक्वार्टर कलकत्ता है और ये टेनेंसी नदी पर आधारित है। ठीक है, टेनेंसी घाटी परियोजना पर ये जो है परियोजना आधारित है, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ होता है बहुत सारे उद्देश्यों से बनाया गया योजना। ठीक है, जिसका नाम है बहुउद्देशीय योजना। इसी क्रम में भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे की घटनाओं को देखते हैं। और इसी क्रम में 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग, याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग का भी स्थापना 1948 में ही किया गया। ठीक है, 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर होमी जहांगीर बने। ठीक है, होमी जहांगीर बने। और आपको पता होगा ये परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा का जनक भारत में होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और आपको पता है कि होमी जहांगीर की मृत्यु जो है 1963 में एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है, जो रहस्यमयी था, 1963 में होमी जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। आपको हम पढ़ाए भी थे 1962 में जो है युद्ध भी हुआ था भारत और चाइना के बीच। और 1962 में एक और चीज बताए थे कि पहली जो है रमन मैग्सेसे से अवार्ड पाने वाली भारत की महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी बताइए, याद है आपको? कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
इसके बाद आप आइए 1948 की और घटनाओं को देखते हैं, और कुछ घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट, तो हम लोग वो करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, 1948 में ही 1948 में भारत जो है मिश्रित इकोनॉमी को अपना लिया था। 1948 में भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो है देश बन गया था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला दुनिया का पहला देश जो बना वो था फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस दुनिया का पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने वाला देश फ्रांस था, और भारत जो है इसी कड़ी में 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था को सरकार ने मान्यता दी थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब निजी क्षेत्र और सरकार के साथ मिलजुल के अर्थव्यवस्था को चलाना था। इसके बाद 1948 में ही भारत राष्ट्रमंडल में भी शामिल हुआ था। आपको पता है राष्ट्रमंडल का गठन जो है 1930 में हुआ था, और ये राष्ट्रमंडल वैसे देशों का समूह होता है जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिशों के द्वारा जो है उपनिवेशवाद रहा था, मतलब ब्रिटिशों का उपनिवेशिक शक्ति रहा था, मतलब ब्रिटिशों ने कभी ना कभी उस पर शासन किया था। वैसे ही देशों का एक समूह बनाया गया जो राष्ट्रमंडल था। ठीक है, अभी इसमें 53 या 54 देश हैं, अभी मालदीव भी इसमें ऐड हुआ है। आप इसमें याद रखिएगा कि भारत 1948 में इसका संगठन का सदस्य बना, और अभी हाल ही में अभी ये 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की घटनाओं को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं 1949। एक चीज और आप याद रखेंगे 1948 में कि एनसीसी, ठीक है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, और जो है इसका एक आदर्श वाक्य है जिसका नाम है एकता और अनुशासन। गुरप्रीत सिंह जो है अभी जो है इनके निदेशक हैं। ठीक है, गुरप्रीत सिंह अभी इनके निदेशक हैं एनसीसी के। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, आगे देखिए हम लोग अब 1949 के बारे में हम लोग जानते हैं। 1949 में क्या क्या घटनाएं घटी इसके बारे में हम देखते हैं। 1949 में दोस्तों एक चीज आप याद रखेंगे, 1949 में पहली जो घटनाएं घटी वो ये थी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आपको पता है आरबीआई जो है इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, मतलब सभी बैंकों का जो अभिभावक है ये आरबीआई है हमारे देश में। और इसके बारे में हम पढ़े थे कि इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष सर ऑसबोर्न स्मिथ बने थे। इसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो है, जो गवर्नर है, वो सीडी देशमुख बने थे इसी समय दोस्तों। ठीक है, सीडी देशमुख भारत का जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तो इस समय भारत के गवर्नर थे जिसका नाम था सीडी देशमुख। और पहले अगर बिहार के पूछ दे तो एल.के. झा, लक्ष्मीकांत झा थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है आरबीआई। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई जो है हमारे देश में वो मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। महंगाई या सस्ता जो भी सामान्य होती है वो मौद्रिक नीति तय करती है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सभी चीजें इसमें तय की जाती है। सबका एक फिक्स रेट तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आरबीआई के बारे में और जान लेते हैं। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक तो कहा जाता है। आरबीआई का देश के बाहर पहला मुख्यालय जो है ये शाखा खोली गई थी जहां लंदन में खोली गई थी। ठीक है दोस्तों, आरबीआई का पहला विदेशों में खोला जाने वाला एकमात्र शाखा ये लंदन में है। भारत में जो है ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 क्षेत्रीय कार्यालय है इसका। 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 जगह जो है आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है। इसमें और एक चीज याद रखिएगा, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर प्लस 1 गवर्नर होता है। ठीक है,
एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में होता है। वर्तमान में अभी जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास अभी इसके वर्तमान में गवर्नर है। इसके बाद और एक चीजें जान सकते हैं, इसका जो लोगो है वो जान सकते हैं, एक ताड़ के पेड़ के नीचे, ठीक है, ताड़ के पेड़ के नीचे जो है एक बाघ का जो है वो चित्र अंकित किया गया है। ये इसका लोगो है आरबीआई का, ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाघ, ये जो है आरबीआई का लोगो है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की घटनाओं को देखते हैं। ये हो गया आरबीआई। अब हम लोग देखते हैं 1949 में और क्या घटनाएं घटी थी। इसमें क्या घटी थी दोस्तों, 24 सितंबर 1949, 24 सितंबर को जो है याद रखिएगा, 24 सितंबर को भारत जो है अपना राष्ट्रीय जो भाषा है वो हिंदी को स्वीकार किया। क्या? हिंदी को स्वीकार किया। राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी को स्वीकार किया कब? 24 सितंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, जब हमारा संविधान भी लागू नहीं हुआ था उसी समय जो है हम हिंदी भाषी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी घोषित की गई 1949 को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं और आगे की घटनाओं को देखते हैं। 1949 के बाद हम देखते हैं 1950 की घटनाओं को। ठीक है, 1950, इसमें दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण, वो ये है कि इसी समय 1950 में ही 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को जो है ये जनगण मन और एक और जो था वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, इन दोनों को जो है इसको आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी को ही भारत में जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जन गण मन जो है ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखी गई जो गान है वो भारत, दो देशों का राष्ट्रीय गान है। एक तो हमारे देश का ये जन गण मन, ये द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रकाशित की गई थी पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है, इसके बाद जो है यही जन गण मन हो गया, और फिर बाद में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उनके लिए भी एक लिखा गया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, जिनका नाम था अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना 1971 में। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और इसको भारत में पहली बार जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया। इसमें और भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा, इसको गाने की अवधि जो है वो 52 सेकेंड है। ठीक है, 52 सेकेंड इसका जो है गाने की अवधि है, लेकिन इसकी लघु अवधि जो कह सकते हैं, जन गण मन, परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि जन गण मन गाने की लघु अवधि क्या है, तो वो जो है दोस्तों 20 सेकेंड है। ठीक है, 20 सेकेंड है लघु अवधि, और पूरा अगर पूछे तो 52 सेकेंड। अब हम लोग इधर आते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो बंगाल के वासी थे। उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ पुस्तक में जो है पहली बार वंदे मातरम लिखा गया था। और ये जो आनंद मठ है ये मूलतः सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह, आपको पता होगा कि सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, और इसी सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ पुस्तक लिखी गई थी, और इसी आनंद मठ पुस्तक में जो है वंदे मातरम गीत को लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा वंदे मातरम भारत में पहली बार जो है ये कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के
कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वंदे मातरम। अब हम आगे जाते हैं और आगे की घटनाओं को देखते हैं। ये हो गया 24 जनवरी। इसी समय एक और चीजें हुआ, वो ये है कि ये जो है अंतिम बैठक हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक। अंतिम बैठक संविधान सभा की ये 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ और इसी में निर्णय लिया गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसी में निर्णय लिया गया और फिर जो है राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम आप याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड जो है, इस पुस्तक में इन्होंने लॉर्ड मिंटो जो थे ना, मार्ले मिंटो को जो है देश का वास्तविक विभाजन करता बताए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है याद रखिएगा, इसके बाद क्या हुआ घटनाएं 1950 में, ये तो 24 जनवरी, और याद रखिएगा 26 जनवरी को भारत क्या बन गया, गणतंत्र। गणतंत्र बन गया 26 जनवरी को, गणतंत्र बन गया और 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान जो है लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इसमें और क्या चीजें हम देख सकते हैं दोस्तों, संविधान दिवस याद रखिएगा, संविधान दिवस जो है हम लोग ये मनाते हैं 26 जनवरी नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं और ये जो है 2015 से मना रहे हैं। 2015 से मना रहे हैं, जब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के 150वीं वर्ष हम लोग मना रहे थे। 150वीं वर्ष जब मना रहे थे तो उसी समय 2015 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाना प्रारंभ किए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ का 1950 का। ठीक है, और इसमें जो है कुछ घटनाएं हैं तो हम देखते हैं 1950 की। एक चीज और दोस्तों, एक और चीज हम देखेंगे, 1947 में ही हम छूट गया, 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए एक 5 सदस्यीय टीम बुलाया गया था जिसके अध्यक्ष साइमन थे, सर रेडक्लिफ थे। और इसी सर रेडक्लिफ के द्वारा इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया जिसका नाम दिया गया रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये रेखा का निर्धारण किया गया, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत और चीन के बीच एक रेखा है, आपको पता होगा, मैकमोहन लाइन, ये जो है भारत और चीन के बीच है जो 1914 में खींची गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये घटनाएं जो है 1950 तक की है, 1950 तक की। ठीक है दोस्तों, एक जगह दोस्तों हमसे गलती हो गई, सॉरी। वो जो हिंदी दिवस है दोस्तों, वो याद रखिएगा 14 सितंबर, हम गलती से उसको लिख दिए हैं 24 सितंबर, तो आप इसको सही कर लेंगे। ये जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को जो है हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 1950 के बाद की घटनाओं को देखते हैं। 1950 में घटनाएं और भी आप याद रखेंगे कि 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसी में उन महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। और अभी आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभी बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है गुजरात के केवड़िया जिले में और उसकी हाइट जो है याद रखिएगा 182 मीटर है।
ठीक है, 182 मीटर। आप याद रखिएगा 182 से कि गुजरात में जो है विधानसभा सीटें जो है वो 182 है। ठीक है, गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है। उसी आधार पे इसको बनाया गया है, 182 मीटर इसकी हाइट है। अब हम लोग आते हैं 1951 की घटनाओं को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1951। 1951 से याद रखिएगा भारत में जो है पहली बार पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी और ये मॉडल जो था हेराल्ड डोमल के द्वारा ये तैयार किया गया था, इसीलिए इसको पहली पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमल मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बेसिकली जो है इसमें कृषि पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था और कृषि को ही इसमें प्रमुखता ज्यादा दी गई थी। ठीक है, 1951 इसमें सेकेंड घटनाएं क्या घटती है 1951 में याद रखेंगे। 1951 में भारत का पहला IIT, ठीक है, IIT कॉलेज जो है भारत में रुड़की में खोला गया। याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1951 रुड़की में। ठीक है दोस्तों, अगला 1951 में याद रखिएगा पहला जो है तेल उत्पादक जो है कोठी खोला गया। भारत में पहला जो है कोठी खोजा गया तेल उत्पादन पेट्रोलियम के लिए, वो नाहर कोठिया। ठीक है, ये असम में है, याद रखिएगा असम में। बाद में जो है 1960-61 में डिगबोई नामक जगह पर भी बहुत भारी मात्रा में जो है पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, लेकिन पहला नाहर कोठिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1951 में ही देखेंगे 1951 में ही भारत में वन महोत्सव 1951 में ही पहली बार देखेंगे कि पहली बार चुनाव आयोजित कराया गया था। ठीक है, चुनाव आयोजन कराया गया था और इस समय के चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयोग जो थे वो सुकुमार सेन थे। भारत में निर्वाचन आयोग जो है मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और पहले इसके अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इसमें याद रखिएगा ये जो है 1951-52 आता है। ठीक है, 1951-52 क्यों आता है? क्योंकि ये चुनाव नवंबर 1951 से जो है फरवरी 1952 तक चला था, इसलिए 1951-52 इसका आंसर होता है। ठीक है, उसमें एक रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है चुनाव आयोग हो गया। इसके बाद आप देखिएगा 1951 की और घटनाओं को, तो आप याद रखिए पहली बार रेलवे इंजन चितरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स है इसकी स्थापना की गई थी वेस्ट बंगाल में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1951 में ही की गई थी। उसके बाद 1951 में और एक चीजें देखिएगा, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ खोला गया था? सिंदरी में। ठीक है, सिंदरी भारत का पहला उर्वरक, स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में खोला गया था जो झारखंड में है। अगर पूछे भारत का प्रथम, तो वो आप याद रखिएगा रानीपेट तमिलनाडु। ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु ये जो है 1906 में खोला गया था, लेकिन ये जो है उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय आजादी से पहले की ये थी, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला, तो ये सिंदरी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है 1951 में हेराल्ड डोमल हो गया। इसके बाद दोस्तों जो है आगे 1952 की घटनाओं को हम कल क्रम से पढ़ेंगे और जो है और समझेंगे। इसके बाद जो है 53-54 जितने भी और भी घटनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है बार बार, उसको हम आगे की वीडियोज में क्रम से देखते हुए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब कल आगे करेंगे। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही होगी तो आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाएंगे। आपका बहुत ही ज़्यादा प्रेम अभी तक मिला है, हम आशा करते हैं कि आप हमको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि हम और मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें। थैंक यू।